हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूँ 5 सितंबर 2024 की डेली करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है। आज तो हमारी खबरें होने वाली हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। आज नेशनल टीचर्स डे है और इसके बारे में जरूर हम पहली खबर होगी और इसके बारे में बात करेंगे। दिल्ली उपराज्यपाल को नियुक्ति का पूर्ण अधिकार मिल चुका है या हटा दिया गया है, इसके बारे में हम देखेंगे और ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपोर्टेंट है। त्रिपुरा विद्रोहियों के साथ समझौता किया गया है भारत सरकार के द्वारा, इसको देख लेंगे। बांदीपुर टाइगर रिजर्व क्या है और ये चर्चा में क्यों है, इसको बहुत जरूरी है और अच्छे समझेंगे। साथ में हमारी नेक्स्ट अंतिम करंट अफेयर्स होगी बुरनई के बारे में। बुरनई के बारे में क्यों होगी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बुरनई गए हुए हैं और यहाँ से कुछ खबरें सामने आई हैं, तो समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिएगा। हमारा ऐप आ चुका है जिसके नाम है नट लर्निंग ऐप। इस ऐप से आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें, सभी एग्जाम्स की आपको टेस्ट सीरीज लगाने को मिल जाती हैं और ये यहाँ पर स्क्रीन पे आप इस QR कोड से स्कैन भी कर सकते हो या नाम से सर्च कर सकते हो, लिंक से भी कर सकते हो। तो आज की हमारी पहली करंट अफेयर्स है गुरु राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है ना, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अब ये महापुरुष की फोटो है और ये महापुरुष अगर आप जानते हो तो कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा कौन है। बाकी के इनके बारे में बात तो करेंगे ही करेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हाल ही में मनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 82 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान करे हैं। तो ध्यान रखना है, भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय शिक्षक के दिवस पर इस वर्ष 82 लोगों को यह पुरस्कार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य उन शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर किया है और विद्यार्थियों के जीवन को समृद्ध बनाया है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी शिक्षक है उसको दे दिया जाएगा। शिक्षक होने के साथ साथ कुछ गुण भी उनमें उससे होने चाहिए, तभी दिया जाता है। जैसे कि गुणवत्ता, अच्छी गुणवत्ता के साथ उसने पढ़ाई लोगों को दी हो, बच्चों को दी हो, विद्यार्थियों के जीवन को उसने समृद्ध बनाया, उस लेवल पर लेके गया हो, तब उसको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो देश में हर साल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो अगर कभी पूछ लिया है कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसकी जन्म तिथि के पर मनाया जाता है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर अब मनाया जाता है। यह दिन शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो 1962 में मनाया गया था। कब? 1962 में मनाया गया था। एक जीके का क्वेश्चन आपसे पूछा हूं, 1962 में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था, आप मुझे वो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में समझते हैं। तो इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के पद पर रहने का इनको गौरव भी प्राप्त है। वर्ष 1954 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि 1963 से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को हुई थी। तो इनकी मृत्यु भी 17 अप्रैल 1975 को हुई और इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही 5 सितंबर 1988 को इनका जन्म हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी तमिलनाडु में। इसीलिए इनको 1962 से राष्ट्रीय शिक्षक के रूप में मनाया जाता है। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स से बात करने से पहले एक प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पहली बार कब मनाया गया? वर्ष 1952, वर्ष 1962, वर्ष 1967, वर्ष 1972। तो इसका आंसर आपको हर बार की तरह इस बार भी कमेंट में देना है, जो कि मुझे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स है दिल्ली उपराज्यपाल को नियुक्ति के पूर्ण अधिकार मिल चुका है या हटा दिया गया है, इसको हम समझते हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जैसे किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग के गठन करने के लिए पूर्ण अधिकार को प्रदान किए गए हैं। तो ध्यान रखना है, किसने दिए? केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल को दिया है, जो गवर्नर बॉडी है उसको दिया है कि दिल्ली में महिला आयोग को दिल्ली के विद्युत नियामक आयोग के प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग के जो गठन है उसका अधिकार आपको दिया जाता है। अभी तक वर्तमान व्यवस्था क्या थी, तो वर्तमान में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1923 में दिल्ली के किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति
का अधिकार दिल्ली सरकार के पास न होकर उपराज्यपाल के पास इन्हें नामित करने का अधिकार होता है और नियुक्ति को अंततः गृह मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति की मंजूरी दी जाती है, तभी उस पर मुहर लगती थी। लेकिन अब क्या होगा, पूर्ण अधिकार मिल चुका है दिल्ली के उपराज्यपाल को। यह कानून 7 अगस्त 2023 को लागू हुआ था और इस कानून से पूर्व अधिकारियों के तबादले एवं नियुक्तियां राष्ट्रीय राजधानी सिविल प्राधिकरण NCCSA के द्वारा की जाती थी। इस पैनल की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती थी। दिल्ली सरकार के 2 वरिष्ठ नौकरशाही इसके सदस्य भी होते थे। ये जो पूरी कहानी है आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, या फिर मैं स्पीड में पढ़ देता हूँ क्योंकि मुख्य बात जो है वो यहाँ पर है। पढ़ लेते हैं। हालिया परिवर्तन क्या किया गया उसको देख लेते हैं, जिस कानून को यहाँ पर लाया गया है। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना जारी कर दी गई है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम 1991 की धारा 45D के तहत संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 1 के अनुसरण के राष्ट्रपति के तहत निर्देश देता है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के उपराज्यपाल राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए अगले आदेश तक उक्त अधिनियम की धारा 45D के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग किसी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग, किसी भी वैधानिक निकाय के गठन के लिए करेंगे, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, या ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक निकाय में किसी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्यों की नियुक्ति भी वह कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है, एक मोटी मोटी समझो, जो पहले राष्ट्रपति की गृह मंत्रालय के द्वारा मुहर लगती थी, अब सिर्फ उपराज्यपाल की मुहर लग जाए और काम हो जाएगा। क्या उपराज्यपाल की मुहर लग जाए, काम हो जाएगा और उसकी नियुक्ति हो जाएगी। बस इतना सा परिवर्तन किया गया है। इसका अर्थ है कि उपराज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अब सीधे नियुक्तियां कर सकता है। ये जो आर्टिकल है वो इंपोर्टेंट है, जैसे कि आर्टिकल 239, ये आर्टिकल 239 आ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब उपराज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ही अब सीधे डायरेक्टली अब नियुक्ति कर सकता है, जो वहां के प्राधिकरण, बोर्ड वगैरह है इसके गठन कर सकता है। हालांकि इससे नियुक्तियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा, किंतु इससे केंद्र में सत्ता और जो दल है उसको अधिक शक्ति मिलने का संकेत जो मिलता था वो थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा बस। लेकिन इस पे कोई बड़ा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी राज्य का राज्यपाल हो या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल हो, ये सभी आपको पता है बखूबी केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, और नियुक्त होते हैं तो उनके माध्यम से ही कार्य करते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हो कि इनडायरेक्टली हटा दिया है और बात कुछ और ही होगी। ठीक है, तो लेकिन अब क्या है कि अब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना भी अब डायरेक्ट नियुक्ति कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट आती है त्रिपुरा विद्रोहियों के साथ समझौता। अब ये त्रिपुरा विद्रोहियों के साथ समझौता हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो 4 सितंबर 2024 को, मतलब कि कल की डेट में हुआ है, नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा 3 लोगों के बीच में हुआ है। कौन कौन सी? भारत सरकार के बीच में हुआ है, त्रिपुरा सरकार के बीच में हुआ है, और कौन के? NLFT के बीच में हुआ है, मतलब कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के बीच में हुआ है। साथ में इसमें ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के प्रतिनिधि के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हालिया समझौते में कहा गया कि जो विद्रोही गुट है हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए राजी हो गए हैं। पता होगा आपने कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी विद्रोही गुट थे, अक्सर देखा जा रहा है काफी समय से ये हथियार डाल रही हैं और मुख्य धारा में शामिल होने के लिए राजी होते चले जा रहे हैं, और इसी के चलते त्रिपुरा भी अब शामिल होने के लिए सामने आ चुका है और इसने भी हथियार डाल दिए और इसने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार कहा गया है कि सरकार के द्वारा उग्रवाद, हिंसा और संघर्ष से मुक्त विकसित पूर्वोत्तर के लिए सपने को साकार करने का अथक प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति समृद्धि लाने के लिए 12 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिनमें 3 त्रिपुरा से संबंधित हैं। मतलब कि 12 ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो नॉर्थ ईस्ट से संबंधित हैं, लेकिन उसमें से 3 ऐसी योजनाएं हैं जो त्रिपुरा से संबंधित है। इसी के चलते भारत सरकार, गृह मंत्रालय का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा राज्य में हम उग्रवाद को समाप्त करना चाहते हैं, हिंसा को समाप्त करना चाहते हैं, संघर्ष से वहां पर मुक्त हो सके राज्य, इसके लिए पूर्वोत्तर का विकास होना इंपॉर्टेंट है। तो तभी होगा जब ये उग्रवाद, हिंसा, संघर्ष समाप्त होंगे। तो इसी के चलते समझौता किया जा रहा है। समझौते में शामिल जो विद्रोही गुट थे वो कौन कौन से थे उसको देख लेते हैं। सबसे पहला और मुख्य गुट था जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, जिसको NLFT भी कहते हैं। इस उग्रवादी संगठन का गठन 12 मार्च 1989 को हुआ था। इसके अध्यक्ष धनंजय रियांग थे।
तो अध्यक्ष तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन गठन पूछ लिया जा सकता है कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा का गठन कब हुआ था, तो 12 मार्च 1989 को हुआ था। दूसरा यहाँ का जो विद्रोही गुट था वो था ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, जिसको ATTF कहते हैं। त्रिपुरा राज्य में सक्रिय एक त्रिपुरी राष्ट्रवादी उग्रवादी समूह था। इसकी जो स्थापना है वो 11 जुलाई 1990 को की गई थी। लगभग एक साल के बाद देखने को मिलेगा 11 जुलाई 1990 को। तो दोनों याद रखना है, 12 मार्च 1989 को NLFT की और ATTE की 11 जुलाई 1990 को। इसके जो अध्यक्ष थे वो रंजीत देव वर्मा के नेतृत्व में राष्ट्रीय त्रिपुरा स्वयंसेवक के रूप में पूर्व सदस्यों के इन्होंने समूह में द्वारा इसको जोड़ा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के रूप में इसका गठन किया था। एक था गैर कानूनी घोषित। इसको गैर कानूनी घोषित क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसको कानूनी दर्जा नहीं मिला था। इसका गठन 3 अक्टूबर 2023 को हुआ था। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स को भारत सरकार ने गैर कानूनी संगठन के रूप में घोषित किया था, लेकिन इस संगठन को इन्होंने गैर कानूनी नहीं किया था। लेकिन ध्यान रखना है 3 अक्टूबर 2023 को इन दोनों को भारत सरकार ने क्या कर दिया था, गैर कानूनी संगठन के रूप में घोषित कर दिया था। तो इन दोनों को 3 अक्टूबर 2023 को गैर कानूनी संगठन घोषित किया जा चुका था। नेक्स्ट आता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। अब बांदीपुर टाइगर रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको समझते हैं। एक सतर्क हाथी गश्ती दल ने हाल ही में बांदीपुर टाइगर रिजर्व में मद्दुर रेंज में रेल बैरिकेड में फंसे एक हाथी को बचाया है। क्या कहा जा रहा है, एक सतर्क हाथी गश्ती दल ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व के मद्दुर रेंज में रेल बैरिकेड में फंस गया था एक हाथी, उस हाथी को बचाया है। इसी के चलते बांदीपुर टाइगर रिजर्व क्या आ गया है खबरों में। तो इसका स्थान कहां पर है बांदीपुर टाइगर रिजर्व का, ध्यान रखना है कर्नाटक राज्य में स्थित। तो कहां पर, कर्नाटक राज्य के 2 समीपवर्ती जिले हैं मैसूर और चामराजनगर, इन दोनों जिलों में यह स्थित है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ये त्रिजंक्शन के रूप में कार्य करता है। मतलब कि एक तरीके से देखोगे यहां पर, इस तरीके से यहां पर आपको कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, तो यहां पर देखने को मिल जाएगा आपको बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि त्रिजंक्शन के रूप में कार्य करता है और ये इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक दृष्टि से यह पश्चिमी और पूर्वी घाटों का पारिस्थितिक का संगम है। जिस तरीके से नीलगिरी पर्वत पूर्वी और पश्चिमी घाटों को मिलाता है, इसी तरीके से बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी पूर्वी और पश्चिमी घाटों के पारिस्थितिक संगम के रूप में जाना जाता है। इसका इतिहास बात करें तो कभी पड़ोसी राज्य मैसूर के शासकों के लिए शिकार गाय हुआ करता था। वर्ष 1931 में मैसूर के महाराजा के द्वारा बेणुगोपाल वन्यजीव पार्क के रूप में इसको स्थापित किया गया। इसके बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बांदीपुर टाइगर नाम इसका दिया गया। यह बड़े नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको मान्यता भी प्राप्त है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि 1931 में आजादी के पूर्व इसको क्या कहा जाता था, बेणुगोपाल वन्यजीव पार्क कहा जाता था। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि हाथी प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर कब से चलाया गया, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से यहाँ से प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, तभी इसको बांदीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में जाना गया था। यह किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, तो क्या पूछा जा सकता है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का यह हिस्सा है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में मान्यता प्राप्त है। यह उत्तर पश्चिम नागरहोल टाइगर रिजर्व तमिलनाडु काबिनी जलाशय दोनों को अलग करता है। यह दक्षिण में मुदुमलाई, कौन सी है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, और दक्षिण पश्चिम में वायनाड पक्षी अभ्यारण्य जो केरल में इससे सटा हुआ है। तो इसकी नॉर्थ ईस्ट और साउथ की वेस्ट की स्थिति आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकती है। उत्तर पश्चिम में नागरहोल टाइगर रिजर्व, दक्षिण में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, दक्षिण पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। तो इसको ध्यान रखना है, ये दोनों तमिलनाडु में है, नागरहोल और मुदुमलाई, और वायनाड पक्षी अभ्यारण्य केरल में है। यहाँ पे नदियां कौन सी बहती हैं, तो उत्तर में काबनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी बहती है, ध्यान रखना है। अगर नॉर्थ में एक बात कर लिया है तो काबनी नदी बहती है, कौन सी, काबनी, और दक्षिण में बात कर लिया है तो यहाँ पर मोयार नदी बहती है। तो दोनों नदियां यहाँ पर इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती हैं। यहाँ की जलवायु बांदीपुर को विशिष्ट आर्द्र और शुष्क मौसम के साथ एक विशिष्ट उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जलवायु भी इंपोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर शुष्क पर्णपाती से लेकर उष्णकटिबंधीय मिश्रित पर्णपाती तक की विविधता देखने को मिल जाती है। वनस्पतियों में शीशम, भारतीय कोने वृक्ष, चंदन, भारतीय लॉरेल, क्लिपिंग बांस, विशाल क्लिपिंग बांस इत्यादि शामिल हैं। जीव जंतुओं की बात करें तो दक्षिण एशिया में जंगली एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी आबादी का आश्रय स्थल यहीं पर है। मतलब कि
जंगली एशियाई हाथियों का जो सबसे बड़ा घर है वो यहीं पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बंगाल टाइगर, गौर, स्लॉथ बियर, सुनहरा सियार, ढोल, चार सींग वाले मिरग जैसे कई स्तनधारी जीव भी देखने को मिलते हैं। बुरनई के बारे में बात करेंगे और आज की हमारी अंतिम करंट अफेयर्स है। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा आप लोगों ने। हमारा ऐप भी आ चुका है जिसकी नाम है नट लर्निंग ऐप। साथ में हम यूपी की करंट अफेयर सीरीज चला रहे हैं और यूपी की करंट अफेयर सीरीज की हमारी 13 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं। हम यहाँ पर 9 मंथ को कवर कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है। साथ में यूपी की जीके की भी हम यहाँ पर यूपी जीके की जो वीडियो चला रहे हैं वो अलग अलग टॉपिक से चला रहे हैं, जैसे कि नदियों पर, खनिजों पर, वन्यजीवों पर। एक बार जाके आप लोग देख लें। बुरनई के बारे में बात करते हैं। बुरनई की स्थिति कहां पर है? साउथ चाइना सी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहां पर? साउथ चाइना सी। तो अब साउथ चाइना सी तो है, लेकिन बुरनई है कहां पर समझते हैं। कहीं ना कहीं इंडोनेशिया का क्या भाग है, समझ लेते हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने बंदर सेरी बेगवान द्वारा किया है और इसके पश्चात कहा कि वह बुरनई के साथ मजबूत संबंध, विशेष रूप से वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने की उम्मीद कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री आपको पता है कि मोदी जी हैं प्रधानमंत्री और तीसरा कार्यकाल इनका बना हुआ है। और अगर इनके बारे में बात करें, इन्होंने बंदर सेरी बेगवान का दौरा किया था और उस दौरान कहा है कि बुरनई से हम संबंधों को मजबूत बनाना चाहते हैं, जिसमें संबंध वाणिज्यिक भी होते हैं और सांस्कृतिक भी होते हैं। इन दोनों को हम बढ़ावा देंगे। बुरनई के बारे में समझे तो इसका स्थान दक्षिण पूर्व एशिया में बोर्नियो द्वीप के उत्तरी तट पर स्थित है। यह पृथ्वी के उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बुरनई उत्तर में दक्षिण चीन सागर, अन्य सभी तरफ से मलेशिया से घिरा हुआ है। मतलब कि अगर हम नॉर्थ में देखें, अगर हम बुरनई को नॉर्थ में देखेंगे तो साउथ चाइना सी से घिरा हुआ है। कौन सी? साउथ चाइना सी से घिरा हुआ है। लेकिन बाकी हिस्सों में अगर देखें हम तो यह मलेशिया देश से घिरा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम फंस सकता है। बुरनई मलेशियाई राज्य सरवाक के एक हिस्से के द्वारा दो गैर सन्निहित भागों में विभाजित था और चीन और मलेशिया के साथ अपनी समुद्री सीमाओं को यह साझा भी करता है। बुरनई की राजधानी की बात करें तो बुरनई की राजधानी सबसे बड़ा शहर बंदर सेरी बेगवान है। क्या है? बुरनई की जो राजधानी है वो सबसे बड़ा शहर है बुरनई का, क्या है? बंदर सेरी बेगवान। यहाँ का पर्वत की बात करें तो देश का सबसे ऊंचा स्थान मलेशिया के साथ सीमा पर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र 6069 फीट की ऊंचाई पर है, बुकिट पैगन। क्या है? बुकिट पैगन यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान है। नदियों में बेलाइट, पेंडरुआन और टुनटोंग यहाँ की कई सारी नदियां हैं। ये प्रमुख नदियां हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख तेल उत्पादक देश के रूप में इसको जाना जाता है। जनसंख्या की बात करें तो बुरनई की नागरिक जनसंख्या का लगभग 76% हिस्सा है, जबकि शेष स्थायी आदिवासी निवासी है। 80% से अधिक आबादी जातीय रूप में मलय और चीनी भाषा का प्रयोग करती है। वर्तमान में लगभग 14,000 भारतीय बुरनई में रह रहे हैं। कितना? 14,000 जो भारतीय हैं वो बुरनई में रह रहे हैं। बुरनई के स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा के क्षेत्रों में वृद्धि और विकास में भारतीय डॉक्टर और शिक्षकों ने बड़े ही अच्छा योगदान वहां पर दिया हुआ है और अच्छी तरह से वहां पर लोगों ने स्वीकार किया भी है। तो उम्मीद है ये सारा सेशन आपको पसंद आएगा। तो और आप हमारे चैनल पे जाके एक बार देख लिया होगा। यूपी की करंट अफेयर्स चल रही है, यूपी की जीके चल रही है, यूपी पीसीएस का एग्जाम के लिए ये समर्पित आपके लिए चैनल होने वाला है और यहाँ पर आपको यूपी पीसीएस और यूपी आरए वाले का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। तो उम्मीद है सारा सेशन आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप लोगों ने ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा। आज ही समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।